हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नए नाटी एपिसोड में। जहां आज एमसीयू की लेटेस्ट मूवी थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने रिवील करूंगा और उनके आंसर्स को भी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपने थॉर लव एंड थंडर देखी है तो आप जानते होंगे कि इसमें एक लेजेंडरी पावरफुल कैरेक्टर एटर्निटी को दिखाया जाता है, जो मूवी के प्लॉट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो एमसीयू के पिछले फेजेस के लिए कुछ क्वेश्चंस को क्रिएट करती है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है कि आखिर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के बजाय एटर्निटी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करता है। एटर्निटी मार्वल यूनिवर्स का एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जो यूनिवर्स के बिल्कुल हार्ट में रहता है और जो आपकी कोई भी एक विश को पूरी कर सकता है। थॉर लव एंड थंडर के अकॉर्डिंग एटर्निटी का राज यूनिवर्स में इतना भी छुपा हुआ नहीं था, जिसका मतलब थैनोस जैसे ज्ञानी को तो इसका पता होना ही चाहिए था। और इसलिए ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले थैनोस एटर्निटी की खोज में ही निकला होगा, लेकिन वो अपने इस मिशन में फेल हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके लिए उसे बायोफ्रॉस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए हो सकता है वो एसगार्ड भी जाता होगा, लेकिन उसके लिए ओडिन को हराना नामुमकिन था, इसलिए वो एटर्निटी के बारे में सोचना छोड़ ही देता है। जिसके बाद वो यूनिवर्स में बैलेंस लाने के लिए दूसरे तरीकों को ढूंढने लगता है, जिसमें अब आते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स। और हो सकता है इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए भी वो एसगार्ड जाकर ओडिन का सामना करता होगा और एक बार फिर हार जाता होगा, जिसके बाद ओडिन उसे इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज करने के लिए मना कर देता है और शायद इसलिए थैनोस ओडिन के मरने से पहले कभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता है। जिसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि आखिर थॉर इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में एटर्निटी का यूज़ क्यों नहीं करता है। थॉर लव एंड थंडर के अकॉर्डिंग थॉर एटर्निटी के बारे में काफ़ी पहले से जानता था और तो और इसके लिए थॉर को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास अब स्टॉर्म ब्रेकर है जो उसे डायरेक्टली एटर्निटी के पास ले जा सकती थी और थैनोस के कीओ को पलट सकती थी। तो आखिर थॉर उसका यूज़ इन्फिनिटी वॉर में स्नैप को पलटने में क्यों नहीं करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपने 14 मिलियन फ्यूचर्स में से किसी में भी एटर्निटी को देखा ही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है तब सभी फ्यूचर्स में से एक में भी थॉर ने इन्फिनिटी के बारे में सोचा ही नहीं हुआ, या फिर तब रूसो ब्रदर्स एटर्निटी को एमसीयू में लाना ही नहीं चाहते थे। तो गाइस, अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर गॉड द गॉड बुचर गॉड्स को मारने के लिए नेक्रो स्वॉर्ड का यूज़ क्यों करता है। थॉर लव एंड थंडर के अकॉर्डिंग नेक्रो स्वॉर्ड एक काफ़ी एंशिएंट पावरफुल वेपन है जो गॉड्स को मारने के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन आखिर नेक्रो स्वॉर्ड ही क्यों? क्योंकि एमसीयू में ऐसा पहली बार तो नहीं होगा कि कभी किसी गॉड को मरता हुआ दिखाया गया है। इससे पहले थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और व्हाट इफ सीरीज भी गॉड्स को मारने के बहुत सारे तरीकों को इसमें दिखा चुकी है। तो फिर आखिर नेक्रो स्वॉर्ड ही क्यों? इसका रीज़न ये हो सकता है कि नेक्रो स्वॉर्ड टाइम के एग्जिस्टेंस के समय से इसमें एग्जिस्ट करती है और सबसे खास इसका इस्तेमाल करके कोई भी मोटर किसी भी गॉड को मार सकता है। और तो और नेक्रो स्वॉर्ड के यूज से गॉड खुद भी एक गॉड बन सकता है, जो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी सी बुरी बात हो सकती है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन आता है थॉर की बेटी लव को लेकर कि आखिर लव के पास पावर कैसे आती है और अगर आती भी हैं तो उसके पास कौन कौन सी पावर होने वाली हैं। लव का नाम मूवी के टाइटल से भी जोड़ा गया है और जिसके पीछे मूवी में ये सारे कांड होते हैं। एक्चुअल में लव गॉर की मरी हुई बेटी होती है जिसे एटर्निटी की पावर्स की मदद से वापस जिंदा किया जाता है, लेकिन गॉर के मरने के बाद थॉर उसे अडॉप्ट कर लेता है और शायद इकलौता ऐसा गॉड बन जाता है जिसने कभी अपने प्रॉमिस को पूरा किया होगा। थॉर लव एंड थंडर के फाइनल सी के अकॉर्डिंग एटर्निटी के लव को वापस जिंदा करने के बाद उसके पास अभी कुछ पावर्स आ चुकी थीं, जो क्या हैं और कैसी हैं इसका जवाब तो हमें फ्यूचर एमसी मूवीज़ में ही मिल सकता है। लेकिन अगर कॉमिक्स की ओर जाएं तो कॉमिक्स में सिंगुलैरिटी नाम की एक कैरेक्टर है जो डिज़ाइन और अपीयरेंस में बिल्कुल लव जैसा लगता है। कॉमिक्स में सिंगुलैरिटी के पास उड़ने की, टेलीपोर्टेशन की और टाइम ट्रेवल की पावर्स थी, जो एमसीयू के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है फ्यूचर एमसीयू में लव के पास भी दिखाई जा सकती हैं। तो गाइस, अब बढ़ते हैं थॉर लव एंड थंडर के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि आखिर ये मूवी एमसीयू टाइमलाइन में किस जगह फिट बैठती है। अगर वैसे देखें तो थॉर लव एंड थंडर की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मूवी में दी गई सब्टली हिंट से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहली हिंट हमें जेन फॉस्टर के ब्लड स्टैट से मिलती है, जिस पर 4/30 की डेट पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये किसी साल के मई में सेटअप की गई थी। और इसके बाद अगली हिंट थॉर की कन्वर्सेशन से मिलती है, जिसमें उसके अकॉर्डिंग उसे और जेन को बिछड़े हुए 8 साल 6 महीने और 7 दिन बीत चुके थे। और अगर थॉर की एमसीयू टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो थॉर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद अपनी इन्फिनिटी स्टोन्स की क्वेस्ट पर निकल पड़ता है और सिविल वॉर के टाइम तक वो प्लेनेट से गायब हो जाता है, जिसके बाद अगर कैलकुलेशन करें तो मई 2024 का स्लॉट इसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सेटअप किया जा सकता है, जिसका मतलब थॉर लव एंड थंडर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से पहले सेटअप की गई होगी।
जिसकी थोड़ी सी हिंट हमें फार फ्रॉम होम के टाइम भी दी जाती है, जिसमें स्पाइडरमैन के अकॉर्डिंग थॉर निक फ्यूरी के बुलाए जाने के लिए यहीं कहीं आसपास हो सकता है, जिसका रीजन उसकी अर्थ पर रिसेंटली अपीयरेंस हो सकती हैं, जैसे हमने थॉर लव एंड थंडर में भी देखा होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपके पास भी थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या थ्योरी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार और जैसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के लाल वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें, और जाते जाते इस वीडियो को अपने MCU फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस कुछ ही टाइम में एक और नए नर्डी एपिसोड के साथ।